Hello guys, namaste. Welcome Master IS Mentorship, where we will discuss about the editorial The Hindu, PIB एंड ऑल इंडिया रेडियो। ठीक है, ये आप द हिंदू के और जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। ठीक है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे यूपीएससी हो, तो आपके लिए ओवरऑल ये करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बार मैंने यूपीएससी प्रीलिम्स के हिसाब से मैंने इसके अंदर प्रीलिम्स के बूस्टर इसमें ऐड करें, तो वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा गाइस। और ये आप अभी रिसेंटली कोई भी एग्ज़ाम देंगे तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो गाइस आप इसे एंड तक देखिए, प्लीज़ बेयर विद मी टिल एंड। और इसमें आज मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ आर्टिकल्स हैं द हिंदू के। पहला जो आर्टिकल्स आया है वो आया है यूएसए अप होल्ड यूपी मदरसा एक्ट 2024 के अंदर। यूपी मदरसा एक्ट को जो बना था उसको उन्होंने अपहोल्ड कर दिया है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है कि ये पहले ये मैं आपको थोड़ा सा चीज़ समझा देता हूँ। इसके अंदर यूएसए इसके अंदर ये जो एक्ट है तो 2004 एक्ट जो है इसके ये हाई कोर्ट पहुंचा और हाई कोर्ट ने बोला कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें एक तो सेकुलरिज्म का कोई भी पार्ट नहीं है, दूसरा जो है सेकुलरिज्म का पार्ट नहीं है, और दूसरा जो है इसके अंदर आप देखेंगे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21A ये ज़रा से भी ये सेकुलर देश है, और ये जो 21A और 19 जो इसको फॉलो नहीं करते हैं, इसी मारे इसको जो कर दिया था अनकॉन्स्टिट्यूशन करार दिया मदरसा एक्ट 2024 को। तो रिसेंटली फिर ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये थोड़ा सा मान लिया जाए, थोड़ा सा जो पार्ट है इसका अनकॉन्स्टिट्यूशन है। इसका मतलब ये नहीं कि ये एक्ट मदरसा यूपी एक्ट 2004 को पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये इसके बारे में आपको बहुत कुछ नया सीखने का मिलेगा, और इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देंगे, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कोई भी अगर आ जाता है तो वहाँ पर किस तरीके से लिखना है। ठीक है, समझना एक अलग बात है, वहाँ पर एग्जाम में समझना आपको लिए इट्स अ डिफरेंट वे। पहले आपको होगा मेंस, तो मेंस के आपको लिखना पड़ेगा, और मेंस के लिए लिखने के लिए आपको कुछ चाहिए, बाकायदा इसको लिखने की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको नोट्स आपके सामने होने चाहिए। तो बाकायदा मैंने एक अच्छे नोट्स बनाए तो आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, एक और यहाँ पर जो आर्टिकल्स आया है वो है ट्रम्प डोनाल्ड जो रिपब्लिक पार्टी के थे वो 51.2, और जो कमला हैरिस थे 47.2, उनको परसेंटेज के हिसाब से इनको अवार्ड मिला है, और ट्रम्प जो है इससे विनर रहे। ठीक है, ट्रम्प टोल का ये सेकंड इनिंग है, इनकी फर्स्ट इनिंग इनकी से पहले चालू हुई थी जॉर्ज बाइडन से। ठीक है, जॉर्ज बाइडन जो 51.3 उनको वो मिले थे। ठीक है, तो जब उनका अंतर ज़्यादा था, आज अंतर कम है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे जो जॉर्ज बाइडन थे, इन्होंने से पहले क्या हुआ था, ये जब देश के प्रेसिडेंट बने थे तो ये अब इनकी एक ही पॉलिसी रही है, वो रही है यूएसए फर्स्ट। ठीक है, और ये ही इज़ नॉट अ डिप्लोमेटिक, ही इज़ अ बिजनेसमैन। ठीक है, और जो भी करते हैं ही इज़ अ वेरी क्विकर रिस्पॉन्स है, जो भी करते हैं वो क्विकर रिस्पॉन्स करते हैं। ये नहीं किसी चीज़ को ठंडे बस्ते में रख दिया, आज नहीं कल करेंगे, नहीं, ये जो करते हैं बस विद इन 2 सेकेंड के अंदर ये क्विकर रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट के नज़रिए से सोचते हैं जो भी। ठीक है, अब रिसेंट जब इनको हुआ था तो उन्होंने क्या हुआ था, इससे जो भी यूएसए फर्स्ट पॉलिसी मानते हैं, उसके लिए इनको जो भी करना होता है वो करते थे। ठीक है, चाहे वो WHO से कोई भी इनको रिलेशन रखना हो, उनको WHO से भी फटकार लगा देते हैं। ठीक है, और क्या मैं अगर कोई भी इन्वायरमेंट पॉलिसी होती है तो वो कहते हैं कि इन्वायरमेंट अपने आप ठीक कर लेगा, हम 1 रुपया नहीं देंगे। ठीक है, चाहे वो कनाडा हो, कनाडा से भी ये कुछ नहीं देते हैं पैसा। ठीक है, चाहे वो नाटो से भी कहते हैं कि हमें नाटो की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद देख लेंगे, हम किसी को पैसा नहीं देंगे। ठीक है, ये अभी एक ईरान के भी इनों की डील हुई थी P5+1। ठीक है, उससे भी ये बिना बताए ये अपनी डील से निकल गए थे, क्योंकि उनको पैसा देना था। उससे ये बोला गया था कि आप न्यूक्लियस जो है वेपन्स नहीं बनाएंगे, हम आपको देंगे, ये बराक ओबामा ने बोला था। मगर जब ये आए तो उन्होंने ऐसी कोई डील मानी नहीं, और इससे भी ये बाहर निकल गए थे। ठीक है, ईरान और रशिया से। ठीक है, अब ये यूक्रेन को भी अपना पैसा नहीं देंगे, क्योंकि इधर रशिया और यूक्रेन की लड़ाई चल रही है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि इनका पैसा कैसे बर्बाद हो ऐसी जगह पे। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डिप्लोमेट नहीं है, ये ही इज़ अ बिजनेसमैन, ये सिर्फ एक ही नज़रिए सोचते हैं, वो होता है ब्लैक एंड वाइट। तो ये वहाँ का भी पैसा नहीं देंगे, जिससे क्या होगा, यूक्रेन जो है घुटनों के बल आ जाएगा, और रशिया ने जितना भी इनको एनेक्सर किया है एरिया, वो रशिया के पास ही रहेगा। ठीक है, और इधर अगर इंडिया की तरफ देखेंगे, इंडिया और चाइना की तरफ आप देखेंगे, तो इंडिया चाइना में भी इन्होंने टैरिफ लगाया, क्योंकि हमारा जो सेकंड नंबर पे ट्रेड पार्टनर रहा है, हम इससे एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। ठीक है, ये अभी टैरिफ लगाएंगे, टैरिफ में हमारा स्टील हुआ, ठीक है, रॉ मटेरियल हुए, ठीक है, और हमारा
हमारा रॉ मटेरियल हुआ है हमारा, रॉ मटेरियल हुआ है हमारा, जो मेडिसिन जाती है, फार्मेसी मेडिसिन जाती है, जेनेटिक मेडिसिन जाती है, इसको भी, इसके भी आगे इस पर टैरिफ लगाएंगे। तो इससे इस पर भी टैरिफ लगाएंगे। ठीक है, चाइना के ऊपर उन्होंने 5 हवाई एक वो थी, तो उसको उन्होंने ये बोल दिया था कि जासूसी करती है हमारी, उसको भी उन्होंने इस पर टैरिफ लगा के उसको बैन कर दिया था। ठीक है, और चाइना से तो ये बहुत ज़्यादा चिढ़ता है। ठीक है, ट्रम्प डोनाल्ड ने ये तक बोल दिया था, हमने जो कोरोना वायरस का नाम जो दिया था, तो उन्होंने बोल दिया था इसे चाइनीज़ चाइनीज़ वायरस बोल दो। ठीक है, तो WHO ने चाइनीज़ नाम नहीं दिया था। तो इस तरह की ये कभी कभार बचकानी हरकतें भी करते हैं। तो आप देखेंगे USA जो है एक बहुत ज़्यादा अगर ये जो है ट्रम्प डोनाल्ड, ये सिर्फ एक बिजनेसमैन है, जो भी देखते हैं वो बिजनेस नज़रिए के देखते हैं। मगर USA आज जो वर्ल्ड पावर बनने बैठा हुआ है, ये उस नज़रिए डिप्लोमेट नहीं है। क्योंकि आप देखेंगे USA आज वर्ल्ड पावर ऐसा क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि आप मैं बताऊं कि छोटा सा एग्जांपल के तौर में, हमने S400 खरीदा था। किससे? हमने S400 खरीदा था रशिया से। रशिया से इन्होंने सेंक्शन लगा चुके हैं। ठीक है, तो USA ने सेंक्शन लगा चुके हैं। तो अब जब हमने S400 हमने खरीदा था, तो उन्होंने बोला था कि हमसे खरीद लो थार। तो हमने थार नहीं खरीदा था, S400 हमने रशिया से खरीद लिया था। तो उन्होंने, ये कास्टा होता है एक, तो उस कास्टा में ये है, उनका रूल्स है, पॉलिसी है, जहाँ पर अगर जो कंट्री सेंक्शन लगाई हुई कंट्री से सामान खरीदेगी, यानी कि इराक पर उन्होंने सेंक्शन लगा दिया, अब इराक से जो भी कंट्री खरीदेगी, या रशिया से ऊपर सेंक्शन लगा दिया, या रशिया से जो भी कंट्री खरीदेगी, उस पर ऑटोमेटिकली सेंक्शन लगा दिया जाएगा। सेंक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर वो किसी भी कंट्री पर सेंक्शन लगा देते हैं, तो वो डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर पाता है वो। ठीक है, अगर आप विदेश में डॉलर की बहुत वैल्यू है डॉलर की, अगर हवा में अगर डॉलर टागो तो हज़ारों लोग उसे खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। ठीक है, तो और इतना पैसा सोना तो है नहीं हमारे पास। ठीक है, इतना सोना भी नहीं है हमारे पास, हम सोने से करें। तो इन्होंने बोल दिया था कि ट्रम्प डोनाल्ड ने कि बोला था कि हाँ, हम हमारा सेंक्शन इस्तेमाल नहीं करोगे, अब ये हमारा डॉलर इस्तेमाल नहीं करते हैं इसके अंदर। तो जब उन्होंने हमारे ऊपर, हमें S400 जब हमने ख़रीदा, तो इन्होंने हमारे ऊपर कास्टा नहीं लगाया। आप समझते हैं क्यों नहीं लगाया? ये इतना वो तो नहीं है USA कि इन्होंने क्यों नहीं लगाया। इसने क्यों नहीं लगाया कि उन्होंने माना था S400 एक न एक भी वक्त काम में आएगा, वो चाइना के अगेंस्ट काम में आएगा। ठीक है, और USA चाइना से बहुत चलता है, क्योंकि आने वाली अगर आप पावर देखेंगे तो 2 पावर होंगी, एक तो USA होगी, दूसरी चाइना होगी। तो चाइना को ये कभी भी नहीं चाहता आगे लड़ना, आगे बढ़ना। तो उन्होंने ये सोचा कि जो भी अगर चाइना को अगर टैकल करना है, तो हमें इंडिया का साथ देना पड़ेगा, और इंडिया का साथ के लिए ही उन्होंने हमारे ऊपर सेंक्शन नहीं लगाया। तो आप समझ रहे हैं कि कितना इंपॉर्टेंट, इसकी बहुत ज़्यादा गहरी सोच है। ये सोच के इन्होंने हमारे ऊपर वो नहीं लगाया। ठीक है, और भी बहुत सी चीज़ें अगर मैं नेक्स्ट क्लासेस होगी, तो अभी मैंने एक आध दिन पहले ही बनाई है, तो नेक्स्ट अभी कभी वीडियो बनाऊंगा तो मैं आपको उसमें भी समझा दूंगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए हमारा जो आया है, एक और आया है, ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। यहाँ पर स्टेट हैज़ नो राइट टू एक्वायर एवरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के जज हैं DY चंद्रचूड़ ने, उन्होंने भी बहुत अच्छा ये एग्रीमेंट वो दिया, अपने लैंडमार्क वर्डिक्ट दिया। उसमें बोला है कि स्टेट को कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी भी व्यक्ति की वो ज़मीन को हड़पे या खरीदने की मजबूर करे उसे बेचने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो 9 जज की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनी, उसमें DY चंद्रचूड़ जी सर जो थे वो हेड कर रहे थे। तो उन्होंने बोल दिया दैट नॉट प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन डीम मटेरियल रिसोर्स ऑफ अ कम्युनिटी द गवर्नमेंट कैन नॉट एक्वायर टू सर्वाइव कॉमन गुड्स। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप ये जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, जो मटेरियल नहीं है। ठीक है, ये प्राइवेट प्रॉपर्टी कैन नॉट, आप प्राइवेट, ये मटेरियल नहीं है, आप जिसको चाहो उसको खरीद सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी कंस्ट्रक्शन बनाना है, अगर आपको इकोनॉमिक आगे बढ़ानी है, तो आपको मद्देनज़र रखते हुए ये जो भी पॉलिसी बनाएंगे, वो सोशल, अगर वो पब्लिक वेलफेयर के बारे में कोई भी पॉलिसी बनाएंगे, तो उसमें बैलेंस बना के आपको चलना पड़ेगा। ठीक है, ये बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो ये एक वर्डिक्ट आया, ये वर्डिक्ट आया 7-2 की रेशो में वर्डिक्ट आया, और ये इसमें 9 जज की बेंच थी, तो उसमें 7-2 के वर्डिक्ट आया। ठीक है, तो आप समझते हैं, तो इसमें से 2 चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने इसके अगेंस्ट गए। क्योंकि इससे पहले मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, क्योंकि ये देखिए एक हिस्टोरिकल मूवमेंट हुआ था, हिस्टोरिकल हिस्टोरी से बता देता हूँ कि VY कृष्ण अय्यर सर थे, 1970 में केस आया था इनके रंगनाथ रेड्डी वर्सेस स्टेट कर्नाटक। ठीक है, ये केस आया था 1970 के अंदर। इसमें ये बताया था
क्योंकि आप सर्च अय्यर सर उन्होंने ये बोला था इसमें लैंडमार्क जज के अंदर कि हमारा जो देश है रिसेंटली 200 साल तक गुलाम रहा यूएसए का, ठीक है। तो हमारी जो इकोनॉमी है बहुत वीक है, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत वीक है, और हमें अगर हमने देश को आगे बढ़ाना है तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, हमें कनेक्टिविटी ज़रूरी पड़ेगी। तो ये मद्देनज़र रखते हुए हमारे हमारे जो जज है उन्होंने इसको कहा था कि आप अगर किसी भी किसान भाई के पास या किसी भी इंडियन के पास अगर प्रॉपर्टी है और वो कंस्ट्रक्शन के लिए वहाँ से अगर कोई रोड बन रहा है, अगर कोई आसपास एरिया में कोई फील्ड आ जाती है या खेत आ जाता है, तो वो अपनी गवर्नमेंट को दे सकता है, गवर्नमेंट उनसे ले सकती है प्रॉपर्टी, क्योंकि वो देश के हित में वो कंस्ट्रक्शन बनेगा। उससे डायरेक्ट इनडायरेक्ट देश का तो फ़ायदा होगा, और इनडायरेक्ट और डायरेक्टली कहीं ना कहीं हमारे किसान भाइयों को या इंडियन सिटीजन का भी इसमें फ़ायदा होगा। ये उस टाइम ये बात बोली थी। फिर इसके जब ये वर्डिक्ट आ गया तो हम जो राइट टू प्रॉपर्टी जो था ये फंडामेंटल राइट था, ठीक है, फंडामेंटल राइट था ये, ठीक है। तो ठीक है, तो ये लैंडमार्क जगह आने के बाद 1978 के अंदर 44 अमेंडमेंट हुआ, ठीक है, 44 एक अमेंडमेंट हुआ, उसमें ये बताया गया और ये जो राइट टू प्रॉपर्टी थी इसे फंडामेंटल राइट से कॉन्स्टिट्यूशन पे ले आया, ठीक है, फंडामेंटल राइट से इसे कॉन्स्टिट्यूशन पे ले आया। 300 ए के अंदर रख दिया, देखिए 300 ए के अंदर ये रख दिया, ठीक है। कहाँ से? फंडामेंटल राइट से इसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बना दिया। पहले ये फंडामेंटल राइट था, राइट टू प्रॉपर्टी, अब इसे कॉन्स्टिट्यूशन राइट बना दिया 300 ए। इसको मद्देनज़र रखते हुए आप देखेंगे ये काम करा गया, ये उस दौर के टाइम पे ये जो वर्डिक्ट आया था बहुत अच्छा था। आज अगर जो वर्डिक्ट आया है, ये वर्डिक्ट आया है, तो वो ये सर ने ये बात भी बोली है कि इसके अंदर कि अगर आप देखें तो ये हमारे जो हमारी जो भी ये स्टेट है, हम जो स्टेट है वो क्या है, एक मिक्स इकोनॉमी है। कौन सी इकोनॉमी है? मिक्स इकोनॉमी है। मिक्स इकोनॉमी में रहते हुए आपको हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं या वो बना रहे हैं तो आप ऐसी वेलफेयर स्कीम बनाएं जिसमें प्राइवेट और पब्लिक दोनों का फ़ायदा हो, क्योंकि हम कौन सी उसमें जी रहे हैं, हम मिक्स इकोनॉमिक में जी रहे हैं, ठीक है। आपको देखो 1990 के अंदर LPG आया था, 1990 के अंदर LPG आया था, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन, ठीक है, ये चीज़ आया था। क्योंकि उस टाइम आपको पता होगा कि हमारे पास फॉरेंस रिवर्स था, बहुत कम बचा था, ठीक है, फॉरेंस रिवर्स जो था हमारे पास बहुत कम बचा था और हमें 10-15 दिन का ही खाना चाहिए था। तो उसी दौरान हमें जो हमारे फॉर्मल प्राइम मिनिस्टर वो इकोनॉमिक्स भी रहे हैं उस टाइम, तो उन्होंने ये ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन लेके आए थे और इससे हमारे देश को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, ठीक है। हरी क्रांति से जब लेके आए थे तो हमारे देश को बहुत इकोनॉमिकली बहुत फ़ायदा हुआ था। तो आप ये उस टाइम की बात है। अब यह जो हमारे देश में ये हुआ है अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया गया है, ठीक है, सॉरी, अब ये 300 में लिया गया है, ठीक है। अब यही बात आप देखिए यहाँ पर जो हमने एनालाइज किया है इसके अंदर क्या है, हमारे आर्टिकल 300 ए और 39 बी भी आया है इसके अंदर, ठीक है। ये मद्देनज़र रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऑर्डर पास किया और ये लैंडमार्क जज दिया। देखो 300 बी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कई वो हैं, इसमें कई बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके अंदर ये बात रखी गई है कि ये बात रखी गई है। आप पहला देखेंगे 39 के अंदर पहले ये बताया, क्योंकि DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अंदर आता है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है 39 A B C D E F तक हैं ये, ठीक है। F जो लागू हुआ था वो भी 44 अमेंडमेंट के थ्रू लाया गया था, ठीक है। तो जब मैं इसमें बता दूं 39B के अंदर क्या है, 39B के अंदर क्या है कि इक्वलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज का, ठीक है। रिसोर्सेज का जो भी होगा, जो भी इकोनॉमिक आगे बढ़ी जाएगी या बढ़ाई जाएगी उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए। कहने का मतलब ये है अगर आप कोई भी जो भी स्कीम बनाया जा रहा है तो वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, इसमें हर इंसान का फ़ायदा होना चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये बताया गया 39B के अंदर। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए तो गवर्नमेंट हमारे जो DY चंद्रशेखर हैं उन्होंने इसको मद्देनज़र रखते हुए ये एक लैंडमार्क जजमेंट दिया था, अभी रिसेंटली दिया है, ठीक है। और देखिए जो मैंने आप बताया था
ये मिक्स इकोनॉमी हमारे यहाँ बताई गई है, ठीक है। इसमें ये सब समझाया गया कि एग्जाम्पल फॉर द जुडिशरी अपडेट इंटरप्रेट ऑफ अ राइट इन अ लाइन एंड चेंजिंग द इकोनॉमी। देखिए इकोनॉमी जो चेंजिंग हो रही है, और उस टाइम जो वर्डिक दिया था वो ठीक था, और आज जो वर्डिक जो दिया है ये ठीक है। दोनों को लैंडमार्क जग माना गया है, ठीक है। और ये 7-2 रेशो से ये पास आउट हुआ है ये, ठीक है। आई होप यू गॉट इट, ठीक है। अब दूसरा हमारे यहाँ पास जो आया है, मैं आपको एक और बता देता हूँ। यह आया सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो है यूपी मदरसा एक्ट 2004, यूपी मदरसा एक्ट 2004 के अंदर ये बात बोली है। ये बात थी कि ये एक्ट था, उसके अंदर क्या था, गवर्नमेंट को स्टेट, यानी स्टेट माने गवर्नमेंट, स्टेट को, यानी कि ये था कि उन्होंने ये लेके ये हाई कोर्ट पहुंचे, और हाई कोर्ट ने जो वर्डिक्ट दिया उन्होंने ये बोला कि इसके अंदर आर्टिकल्स 19 और 21A, ये आर्टिकल 19 और 21 का 1 का एक है, इसके अगेंस्ट है ये, ठीक है। इसको ज़रा से ही फॉलो नहीं करा जा रहा है, और ये सेकुलरिज्म को ज़्यादा फॉलो नहीं कर रहा है, और ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल करा दिया इसके थ्री, ठीक है। ये वहाँ के जो वहाँ के जज हैं, सर हैं, उन्होंने ये बात कही, ठीक है। ये फिर केस पहुंचा हाई सुप्रीम कोर्ट। वहाँ पर 3 जज की बेंच बैठी, और उसके अंदर DY चंद्र सर वो इस पर लीड कर रहे थे। तो उन्होंने ये बोला, ठीक है, उन्होंने ये बोला कि देखिए, माना कि इसके अंदर कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि यूपी मदरसा एक्ट 2004 जो है अनकॉन्स्टिट्यूशन है। कुछ तत्व तो हो सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा अनकॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये जज इन्होंने दिया, ठीक है। अब मैं आपको समझा देता हूँ, ये जो राइटर है उन्होंने क्या क्या लिखा है इसके अंदर, ठीक है। राइटर ये बता रहे हैं कि देखो, हमारी एक कामिल और फाजिल, ये से फाजिल, ठीक है। तो कामिल को बोलते हैं यहाँ मदरसे में, कामिल मतलब अंडर ग्रेजुएट, फाजिल मतलब पोस्ट ग्रेजुएट मदरसा के थे, ठीक है। तो ये बात आप, ठीक है, तो ये चीज़ बताई गई, ठीक है। इसके अंदर देखिए मदरसा क्या है, मदरसे के अंदर ये बताया गया, जो मदरसा जो वर्ड है वो एक क्या है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। इसका मतलब ये है कि ये कहाँ पे शुरू हुआ था, ये दिल्ली सल्तनत से शुरू हुआ था। दिल्ली सल्तनत ने कहाँ से लिया था, खिलजी और तुगलक डायनेस्टी से लिया था। और ये खिलजी और तुगलक डायनेस्टी से चलते चलते दिल्ली सल्तनत लिया, और दिल्ली सल्तनत से आज तक यहाँ पर चला आ रहा है, ठीक है। अब हिंदुस्तान आज़ाद भी हो गया, आज हम 2024 में बैठे हुए हैं, तो आप समझते हैं कितना वक्त हो गया। तो इसमें जो एजुकेशन ली है वो सिर्फ इतने बड़े बड़े जो विद्वान रहे, उन्होंने राजा राम मोहन राय, आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, इन्होंने अपनी शिक्षा शुरुआती जो फंडामेंटल एजुकेशन थी उन्होंने, राजेंद्र प्रसाद जो आपने देखा होगा उन्होंने भी अपनी एजुकेशन दी, प्रेमचंद सर जी उन्होंने भी आपने पढ़ा होगा आपने, ठीक है। इनका तो बहुत ज़्यादा राजा राम मोहन राय का तो आपको आप देखेंगे कि अंग्रेज़ों के साथ भी वो सती प्रथा के अगेंस्ट रहे हैं, ठीक है। उन्होंने और भी बहुत सारे काम करे हैं, ठीक है, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए कहा। तो वो इतने काबिल लोग कैसे इन देश के अंदर इतने काबिल लोग हो गए, उनकी एजुकेशन जो बनी वो एक फंडामेंटल जो एजुकेशन ली उन्होंने मदरसा ली, और आजकल जहाँ के कितने काबिल बने ये देश के लिए, ठीक है। तो ये तो थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड था, ठीक है। तो अब ये गवर्नमेंट जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये बात कही, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देखिए अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला, आर्टिकल 13(1) जो है, ये जो है इसके अंदर ये कहता है कि माइनॉरिटी पार्टी जो भी हो, माइनॉरिटी पार्टी में कौन कौन सी वो आती है, कम्युनिकेशन आती है। देखिए, मुस्लिम आता है, क्रिश्चियन आता है, सिख आता है, बुद्धिस्ट आता है। मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, पारसी, ठीक है, और बुद्धिस्ट, ठीक है। तो आपके 14% 2 पॉइंट कौन से हैं, मुस्लिम है, ठीक है। 2.3 कौन है, क्रिश्चियन है। सिख कितने हैं, 1.7 है, ठीक है। ये सब मिला के ये सारे ये इतने हैं, तो पूरा मिला के अगर देखें 20% के करीब ये बैठता है पूरा माइनॉरिटी कम्युनिटी ये बैठता है, ठीक है। तो ये कहा है कि आर्टिकल 31 के अंदर ये बताया गया है कि अगर माइनॉरिटी कम्युनिटी अपनी एजुकेशन को, अपने कल्चर को बचाने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट तालीम कर सकती है, ठीक है। हाँ, और उनका पूरा हक है अपने कल्चर को बचाने का, ठीक है। अब पूरा मतलब 31 के अंदर तो ये लिखा है कि कोई भी कम्युनिटी अपनी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन इंस्टीट्यूट खड़ा कर सकती है, वहाँ पर अपनी शिक्षा दे सकती है, अपनी बुनियादी शिक्षा दे सकती है, क्योंकि ये उनका फंडामेंटल राइट है, ठीक है। और आर्टिकल 29 जो बोलता है
आर्टिकल 29 ये बोलता है कि किसी भी कम्युनिटी को अपने कल्चर को बचाने का प्रोटेक्शन का हक है, ये भी उनका फंडामेंटल राइट है। तो ये दोनों फंडामेंटल राइट है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला, ठीक है। अब देखिए ये बात कहाँ से जरूरी है, देखिए ये यूसीजी एक यूसीजी देखिए, ये है बैकग्राउंड से बताएं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ये 1956 में बनी थी, ठीक है। तो ये जो 1956 में बनी थी, इन्होंने बोला था कि ये जो एक्ट है उत्तर प्रदेश मदरसा एक्ट 2004, ये जो एक्ट है ये कामिल और फाजिल जो एक्ट हैं, ये जो डिग्रियां हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट से उन्होंने कई बातें दलीलें दी, और ये दलीलें सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर पहुंची, और हाई कोर्ट ने बाकायदा इसको पर इनके 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 पक्ष में दे दिया वर्डिक्ट, ठीक है। कहा गया कि ये जो मदरसा एक्ट 2024 ये अनकॉन्स्टिट्यूशन है, इसके अंदर आर्टिकल 21A और 19 और सेकुलरिज्म इसके अंदर ज़रा सा भी नहीं है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। और इसके मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने ये वर्डिक्ट दिया, ये वर्डिक्ट दिया, ठीक है। ये वर्डिक्ट दिया, फिर वहाँ पर जब गए, क्योंकि देखिए आप देखेंगे यूनियन लिस्ट जो है उसके 7 लिस्ट हैं हमारे यहाँ। सेवेंथ जो शेड्यूल है उसके अंदर 3 लिस्टें आती हैं, एक तो आती है यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट, दूसरी कंकरेंट लिस्ट, ठीक है। कंकरेंट लिस्ट का मतलब क्या होता है, इसमें जो स्टेट और यूनियन दोनों मिलके काम करेंगे, स्टेट और यूनियन मिलकर 2 काम करेंगे। और स्टेट में क्या होता है, स्टेट में सिर्फ स्टेट मिलकर काम करेगा, और यूनियंस में क्या होता है, ये सिर्फ यूनियंस काम करेगा, ठीक है। अगर कुछ ऐसे अगर इन दोनों में से जो भी इशू जो इन दोनों में नहीं आते हैं, तो वो किसके पास जाएंगे, वो जाएंगे यूनियन के पास, ठीक है। जो ऐसे के इशू होंगे जो आते हैं नहीं आते हैं, वो कह जाएंगे यूनियन के पास जाएंगे। कोई ऐसे इशू जो अभी तक नहीं हुआ और सडनली आ जाए, तो वो किस में आएंगे, जैसे कि आप देखेंगे हमारे देश में 3 इमरजेंसी है, हेल्थ इमरजेंसी नहीं है, कोविड-19 में हमारे हेल्थ इमरजेंसी नहीं थी, तो हेल्थ इमरजेंसी होनी चाहिए थी। तो आपका अगर ऐसा इस पर कोई भी प्रोग्राम बनता है या फिर गवर्नमेंट बनती है ऐसे कोई आने वाले फ्यूचर में, तो वो कौन बना सकता है, वो बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे इसमें 7 लिस्ट है, 7 लिस्ट में यूनियन लिस्ट है, यूनियन लिस्ट के 66 जो एंट्री नंबर 66 है, उसके अंदर एजुकेशन को रखा गया है, ठीक है। उसके अंदर एजुकेशन को रखा गया है, ठीक है। ये उसके अंदर रखा गया है, तो इसके हिसाब से वो यूजीसी इसके मद्देनज़र रखते हुए वो हाई कोर्ट पहुंच गए, और हाई कोर्ट ने वर्डिक्ट ये दे दिया, ठीक है। वो बोला कि इसमें कुछ तत्व तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसका मतलब ये नहीं है कि की सारी चीज़ें इसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दी, क्योंकि 17 लाख स्टूडेंट जो है इसमें पढ़ते हैं यूपी के अंदर, ये बात उन्होंने रखी। और भी बहुत सारी उन्होंने बात रखी, ठीक है। क्योंकि आप ये देखिए, क्योंकि इसके अंदर आर्टिकल 13 का भी दिया हुआ है, आर्टिकल 29 का भी जिक्र दिया है, ठीक है। तो ये बात सुप्रीम कोर्ट ने बोली, ठीक है, इसमें पॉजिटिव बोला, ठीक है। तो इसमें ये भी कहा गया है कि स्टेट माने यहाँ पर स्टेट का मतलब क्या है, गवर्नमेंट से। स्टेट उत्तर प्रदेश से मतलब नहीं है, स्टेट जो गवर्नमेंट से है, तो स्टेट पॉजिटिव ड्यूटी रखे, तो मिनिमम एजुकेशन, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ अ मदरसा स्टूडेंट के खिलाफ एक पॉजिटिव थॉट रखे, पॉजिटिव ड्यूटी बनाए अपनी, ठीक है। उनको सही मार्गदर्शन बताए, प्रॉपर कारिकुलम गाइडलाइन से उनको करें, और टीचर क्वालिफिकेशन रखें, इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो, और विच कोर्ट भी आर फाउंड असिस्ट, ठीक है, द स्टेट रोल। कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वो इस स्टेट रोल को पूरी जिम्मेदारी से स्टेट अपना काम को करे, और वहाँ पर जो भी टीचर की क्वालिफिकेशन होती है, गाइडेंस होती है, ठीक है, और करिकुलम गाइडेंस होती है, उनको सही तरीके से फॉलो करे। और ये जो मदरसा के जो स्टूडेंट है उनकी ये ज़िंदगी और रोज़ी रोटी का सवाल है, और ठीक है। अब वो आगे जाके वो अगर कोई मौलवी बनता है या कोई हाफिज़ बनता है या फिर वो देश के हित में कुछ भी काम करता है, तो वो उनके हित में है और वो ये काम कर सकते हैं। तो ये वर्डिक्ट उन्होंने दिया, ठीक है। इससे आपको आर्टिकल 30 का भी इन्होंने जिक्र करा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब यहाँ मैंने दिया हुआ है 29, ठीक है, 29 को ये देखिए पूरा यहाँ दिया हुआ है, एनी पार्ट कैन बी ऑफ डिस्टिंक्टिंग लैंग्वेज, ठीक है, डिस्टिंक्टिंग लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर शैल बी आ राइट टू कंजर्वेशन, ठीक है। आप 29 में कोई अधिकार है उनको अपनी जो लैंग्वेज है, अपने कल्चर है, अपने स्क्रिप्ट को प्रोटेक्शन करने का, आर्टिकल 29 में दिया हुआ है, ठीक है। अब और आर्टिकल 13 जो है,
आर्टिकल 13 में मैंने आपको बताया कि वो कोई भी इंस्टीट्यूट अपना बना सकते हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट, ये बात उसमें बोली है। ठीक है, अब देखिए हमने जो बात की थी प्रीलिम बूस्टर, ये प्रीलिम बूस्टर मैंने दिया है आपको इसमें। ठीक है, आप जब देखेंगे तो यहाँ पर जो है कैलेडोनिया शिनिंगम जो है मैक्सिको की पहली प्रेसिडेंट बनी है। ठीक है, 2024 में पहली मिस प्रेसिडेंट बनी है ये। ठीक है, इनका नाम है कैलोड सीमागम, ये इनका नाम है। ठीक है, और दूसरा अगर आप देखेंगे तो दूसरे जो इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने वो अक्टूबर में उन्होंने नई शपथ ली और उनका नाम है प्राबोवमा सोबाटिया उनका नाम है। ठीक है, प्राबोवमा सोटिया ये उनका नाम है। ठीक है, और इंडोनेशिया ने भी अभी रिसेंटली क्या कहा है कि जकार्ता से वो जकार्ता उनकी अभी प्रेजेंट में जो है क्या इनकी कैपिटल है, जकार्ता से वो अपनी नई कैपिटल बनाने जा रहा है, उसका नाम है नुस्तरा। ठीक है, उसका नाम है नुस्तरा। अभी तो वो है, आने वाले टाइम पे वो इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं की है, मगर ये अनाउंसमेंट किया कि आने वाले फ्यूचर में जो इनकी वो कैपिटल बनेगी ये नुस्तरा, ये आपके शायद यूपीएससी में आ सकता है। ठीक है, इसराइल भी जो है एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो है ऑफिशियली ये डिक्लेयर हो गया 69 मेंबर। ठीक है, 69 मेंबर वगैरह, इसके अंदर क्या है 49 जो मेंबर हैं पैसिफिक से और 29 जो है नॉन रीजनल इंक्लूडिंग इसराइल, क्योंकि वो इसराइल जो एशिया में नहीं आता। 29 जो है 40 जो है वो नॉन रीजनल एरिया से हैं। ठीक है, ये बात है। ठीक है, और एक और WHO ने जो है इंडिया को जो है टेरकोमा, इंडिया से जो है टेरकोमा जो उसको फ्री डिक्लेयर कर दिया। इंडिया ऑफिशियली डिक्लेयर टेरकोमा फ्री बाय द WHO से द्वारा इंडिया को जो है टेराकोमा से फ्री कर दिया। टेराकोमा क्या है, एक आंखों में बैक्टीरिया है जो आंखों पे पलतों पे हो जाता है। कौन से बैक्टीरिया से होता है, ये होता है कालामेटिया टर्कोमेटीज। ठीक है, कालामेटिया टर्कोमेटीज से ये बैक्टीरिया होता है जो आंखों में फैलता है। ठीक है, ये देखिए ये इस तरीके से डेड डॉट बन जाते हैं बाहर के, फिर ऐसे हो जाता है, फिर आंखों यहाँ तक इतना डैमेज हो जाता है कि किसी भी इंसान को ब्लाइंड कर सकता है। ठीक है, ये एलिमिनेशन प्रोग्राम कब से चल रहा था, 1960 से चल रहा था। कब से चल रहा था, 1960 से चल रहा था। ठीक है, अब एक और देखिए, जो हमारे जो टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं उन्होंने ठीक है, ये इन्होंने यह पश्मीना को गुड टैग दिया है, GI टैग दिया है, जोग्राफिकल इंडिकेटर टैग दिया है। ठीक है, पश्मीना को ये कहाँ से है, ये है लद्दाख से ये शॉल बनाई जाती है, उसका नाम है पश्मीना। इसको सॉफ्ट गोल्ड भी कहा गया है। ये इतनी पकड़ने में इतनी सॉफ्ट होती है जिसकी आप इसका अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा, आप मुट्ठी भरेंगे तो वो अपने आप ही खिस्ती भी चली जाएगी, अगर मुट्ठी में बंद रखेंगे इतनी सॉफ्ट होती है। तो ये पश्मीना को GI टैग दिया है लद्दाख में। ठीक है, उत्तर प्रदेश ने एक स्कीम चालू की है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए रूरल एरिया में, यानी कि गाँव में। ठीक है, जो गांव में, तो उसका नाम है कृषि साक्षी। उसका नाम है कृषि साक्षी। ये उत्तर प्रदेश ने एक जो है इम्प्लीमेंट करी है फीमेल के लिए। ठीक है, रूरल एरिया में ये कृषि साक्षी ये वो है प्रोग्राम है जो भारत यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने इसको फॉलो किया है। ठीक है, ये है कृषि साक्षी। ठीक है गाइज़, ये आपको अब मेरे ख्याल से आपको ये बहुत कुछ नया सीखना मिला होगा इससे। ठीक है गाइज़, अब मैं आपसे कि प्लीज़ शेयर ज़रूर करें और लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप मुझे मोटिवेट मिलेगा, वर्क करने को भी अच्छा लगेगा। गाइज़, एक रील में बनाने के लिए बाकी में बहुत ज़्यादा मेहनत लग जाती है, एक वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। मैंने आज इसमें प्रीलिम सेट किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम और भी मैं उससे इंप्रूवमेंट करूँगा। अगर आप में कोई भी सजेशन है तो आप मुझे पूछ सकते हो, या कोई भी आपका डाउट है, कोई भी समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आस्क मी, आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे एड्रेस करूँगा। ठीक है, अगर आप इसे शेयर नहीं करना चाहते हैं तो प्लीज़ गाइस किसी भी व्यक्ति को आप इसे पढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप इसे शेयर नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ किसी भी एक व्यक्ति को लेके, किसी भी अपने भाई या छोटी बहन या कोई भी रिश्तेदार या पड़ोसी या दोस्त, ठीक है, उनको लेके आप उसे पढ़ाइए। ठीक है, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो अदरवाइज से शेयर कर दीजिए। ठीक है गाइस, प्लीज़ शेयर एंड लाइक। ठीक है, थैंक यू सो मच।